नमस्कार, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज के इस वीडियो में हम मुख्य रूप से बात करने वाले हैं ग्रह मैत्री के विषय में। जब भी वर और वधू के परस्पर जन्म कुंडलियों का विश्लेषण किया जाता है, जब कूट मिलान किया जाता है, तो उसमें 8 प्रकार के गुण और दोष देखे जाते हैं। वर्ण, वश्य, तारा, योनि, ग्रह मैत्र, गण, भकुट और नाड़ी। इन 8 का जब समुचित प्रयोग किया जाता है तब उनमें से जो गुण प्राप्त होते हैं, अर्थात 36 में से 18 से अत्यधिक गुण प्राप्त होने पर ही विवाह की अनुमति दी जाती है। तो ये जो अष्टकूट मिलान पद्धति है, उनमें से 5वें स्थान पर जो पद्धति आती है उसका नाम है ग्रह मैत्री। अर्थात वर और वधू दोनों के जन्म कुंडलियों में जो परस्पर मित्रता होती है, अर्थात उनके राशि स्वामियों में मित्रता होती है, तो उनसे 5 गुण प्राप्त होते हैं और दोनों का जीवन आपस में अत्यंत मधुरपूर्ण व्यतीत होता है यदि दोनों के ग्रह कुंडलियों में, दोनों के जन्म कुंडलियों में ग्रहों में आपस में मित्रता है। तो यदि मित्रता नहीं है तो ऐसी स्थिति में क्या किया जाए, इसके क्या उपाय हो सकते हैं, इसके क्या परिहार हो सकते हैं, कौन कौन से भेद बनते हैं ग्रहों के मित्रता को लेकर के, इन सभी के विषयों में आज हम इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करने वाले हैं। तो आप ये वीडियो पूरा अवश्य देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में आपको ग्रह मैत्री से संबंधित सभी तथ्यों के बारे में अवगत कराया जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो जैसा कि हम जानते हैं कि 8 प्रकार के अपने वर्ण, वश इत्यादि होते हैं, तो 5वें नंबर का जो आता है उसे हम कहते हैं ग्रह मैत्री। वर और वधू के जन्म कुंडलियों में आपस में यदि ग्रह मैत्री प्राप्त हो रही है तो अति उत्तम माना जाता है। यदि शत्रुता प्राप्त हो रही है या मित्र से अतिरिक्त प्राप्त हो रहा है तो उसे अशुभ मानते हैं। ग्रह मैत्री अत्यंत महत्वपूर्ण अवयव होता है समस्त जन्म कुंडलियों का, क्योंकि जब तक ग्रह मैत्री प्राप्त नहीं होती है तो उससे अनुचित परिणाम प्राप्त होते हैं। मतलब यदि वर और वधू की आपसी विचारधारा एक समान जैसी है तो इसका मतलब उन दोनों लोगों का वैवाहिक जीवन अत्यंत सुखद और प्रेमपूर्ण व्यतीत होगा। लेकिन यदि दोनों की आपसी विचारधारा बिल्कुल प्रतिकूल है तो इसका मतलब यह है कि उन दोनों के दाम्पत्य जीवन में अनेक प्रकार की विसंगतियां आएंगी, अनेक प्रकार की परेशानियां आएंगी, परस्पर विचारधाराएं बिल्कुल भिन्न भिन्न रहेंगी, एक दूसरे को समझने की इच्छा शक्ति उतनी नहीं रहेगी। तो इसलिए ग्रह मैत्री अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है। ग्रह मैत्री जन्म कुंडली में यदि केवल ग्रह मैत्री प्राप्त हो रही है तो ऐसा अत्रि इत्यादि आचार्य कहते हैं कि सारे जो दोष हैं, वर्ण संबंधित, वश्य संबंधित, गण संबंधित, भकूट संबंधित जो दोष हैं, वे सारे दोष केवल और केवल ग्रह मैत्री के प्राप्त होने पर ही नष्ट हो जाते हैं। यदि जन्म कुंडली में केवल ग्रह मैत्री और नाड़ी ये 2 प्राप्त हो रहे हैं, मतलब इनसे जो संख्या प्राप्त हो रही है, मतलब ग्रह मैत्री की 5 संख्या और नाड़ी की 8 संख्या जो प्राप्त हो रही है, ये दोनों मिलकर के प्राप्त होते हैं 13। यदि ये 13 गुण आपकी जन्म कुंडली में प्राप्त हो रहे हैं तो आपको 16 गुण और 18 गुण प्राप्त करने की कोई आवश्यकता नहीं है। केवल ग्रह मैत्री और नाड़ी ये दोनों मिलकर के ही सुखद वैवाहिक जीवन की ये नींव होते हैं। तो यदि जन्म कुंडली में केवल ग्रह मैत्री प्राप्त हो रही है तो यकीन मानिए आपके अन्य दोष उपस्थित होने पर भी, गण इत्यादि दोष उपस्थित होने पर भी वे सभी समाप्त हो जाते हैं ग्रह मैत्री के होने पर। यदि ग्रह मैत्री नहीं है तो ऐसी स्थिति में क्या करें? यदि ग्रह मैत्री नहीं बनती है तो इसका मतलब है कि वर और वधू इन दोनों के दाम्पत्य जीवन सुखमय नहीं रहेगा। आपसी विचारधारा बहुत अंतरित रहेगी, एक दूसरे को समझने की विचारधारा बिल्कुल नहीं रहेगी, दोनों अलग अलग राहों पर चलने वाले होंगे। तो इसलिए ग्रह मैत्री का होना अति आवश्यक है। तो यदि ग्रह मैत्री नहीं हो तो ऐसी स्थिति में क्या करें? तो उसके लिए भी आचार्यों ने 2 प्रकार के परिहार बताए हैं, वह इस वीडियो में चर्चा की जाएगी। पहले हम समझ लेते हैं कि ग्रह मैत्री कैसे बनती है और इसके जो 7 प्रकार के जो भेद बताए गए हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो ग्रह मैत्री 5वें नंबर की होती है। तो एक उदाहरण से इसको समझेंगे। जैसे मान लीजिए वर और वधू के जो जन्म राशि है और उनके जन्म राशि के जो स्वामी हैं, उन दोनों के स्वामियों में यदि सत्याचार्य प्रतिपादित जो ग्रह मैत्री चक्र है उनमें से यदि दोनों में मित्रता प्राप्त हो रही हो या एकाधिपत्य प्राप्त हो रहा हो या मित्र सम प्राप्त हो रहा है तो अति उत्तम माना जाता है। यदि दोनों में आपस में शत्रुता है,
मतलब राशि स्वामियों में आपस में शत्रुता है, मतलब चंद्रमा जन्म कुंडली में जिस राशि में बैठा है वर के और वधु के, उन दोनों के राशियों के स्वामियों में परस्पर जो शत्रुता है, यदि ऐसी स्थिति प्राप्त हो रही है तो ग्रह मैत्री से उत्पन्न होने वाला जो 5 गुण है वह नहीं प्राप्त होगा और दोषप्रद होने लगेगा। तो ऐसी स्थिति में हमें क्या करना चाहिए? तो अब हम बात कर लेते हैं जो 7 प्रकार के जो भेद बनते हैं ग्रह मैत्री से संबंधित और उससे जो गुण प्राप्त होते हैं उनके विषय में। इसके बाद हम बात करेंगे परिहार के विषय में, वो भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहला जो ग्रह मैत्री के जो 7 भेद होते हैं उसमें से जो सबसे पहला आता है, मित्र और मित्र यदि हों तो वो अति मित्र बनते हैं और उससे 5 गुण प्राप्त होते हैं। अर्थात वर और वधु की राशि के दोनों स्वामियों में परस्पर मित्रता है तो वो अति मित्र कहलाते हैं और उससे हमें 5 गुण प्राप्त होते हैं। जैसे आप एक उदाहरण कल्पित कर लीजिए, सूर्य और मंगल, मतलब सूर्य की राशि है सिंह और मंगल की राशि है मेष और वृश्चिक। यदि वर की राशि सिंह है और वधु की राशि मेष अथवा वृश्चिक है तो उसका स्वामी बना मंगल और सूर्य का सिंह राशि का स्वामी बना सूर्य। तो सूर्य और सिंह राशि और मेष राशि और वृश्चिक राशि परस्पर मित्रता होने के कारण दोनों का गुण संख्या बना 5। ये अति उत्तम माना जाता है। ये होता है पहला। दूसरा होता है एकाधिपत्य, मतलब दोनों के राशि के स्वामी एक ही ग्रह हों। जैसे मेष का और वृश्चिक का स्वामी होता है मंगल। जैसे मान लीजिए वर की जन्म कुंडली में मेष राशि है और कन्या की वृश्चिक राशि है, तो दोनों के राशि स्वामी कौन बने? मंगल। मंगल की स्थिति मतलब दोनों के राशि स्वामी एक हो गए हैं तो इनमें भी हमें 5 गुण प्राप्त होते हैं, ये भी शुभ माना जाता है। तीसरा आता है मित्र और सम वाला भेद, मतलब एक जो है दूसरे को मित्र मानता है और दूसरा वाला जो है पहले को सम मानता है। ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है चंद्रमा और बृहस्पति के साथ, मतलब कर्क राशि का धनु राशि के साथ अथवा मीन राशि के साथ मित्रता और सम वाला संबंध है। जैसे चंद्रमा का बृहस्पति जो है वह सम कहलाता है, चंद्रमा का तो कोई शत्रु नहीं है, चंद्रमा का जो बृहस्पति है वह सम कहलाता है, लेकिन बृहस्पति जो है चंद्रमा को अपना मित्र मानता है। तो ऐसी स्थिति में मित्र और सम का भेद हो जाने के कारण 4 गुण प्राप्त होते हैं। यह भी अति उत्तम माना जाता है क्योंकि इसमें कोई दोष नहीं है, मतलब शत्रुता वाली स्थिति नहीं है। चौथा इसी में स्थिति एक आती है, इसके 3 गुण प्राप्त होते हैं, मतलब अशुभ मित्र और सम वाला भेद। जो अभी तीसरा वाला जो हमने बताया वो शुभ ग्रहों की स्थिति का था, मतलब चंद्रमा और बृहस्पति का था। इसी में जो चौथा आता है जिसके 3 गुण हमें प्राप्त होते हैं वो होता है अशुभ मित्र और सम वाला भेद। मतलब आप उसको देखें तो शुक्र और मंगल की स्थिति में ये उत्पन्न होता है, क्योंकि शुक्र और मंगल आपस में मित्र और सम वाले संबंध रखते हैं। तो इसमें से हमें गुण प्राप्त होता है 3 गुण जो है। तो ऐसी स्थिति में 3 गुण प्राप्त होते हैं, ये भी शुभ माना जाता है। लेकिन 3 से यदि कम गुण प्राप्त हो रहे हैं ग्रह मित्रता में तो वो अशुभ माना जाता है। तो वो कौन कौन से हैं? तो जो हमारे पास 5वें नंबर का आता है वो आता है मित्र और शत्रु का भेद। अर्थात एक ग्रह दूसरे ग्रह को मित्र मानता है लेकिन दूसरा ग्रह उसको शत्रु मानता है। ऐसी स्थिति चंद्रमा और बुध के साथ उत्पन्न होती है, मतलब कर्क राशि और मिथुन राशि और कन्या राशि वालों के साथ। क्योंकि कर्क राशि का स्वामी होता है चंद्रमा, चंद्रमा का कोई शत्रु होता ही नहीं है, उसका मित्र है बुध, लेकिन बुध जो है चंद्रमा को अपना शत्रु मानता है। तो ऐसी स्थिति में हमें गुण प्राप्त होते हैं 1, मित्र और शत्रु मिलकर के सम होता है लेकिन उसका गुण प्राप्त होता है 1। तो ऐसी स्थिति बहुत विकट स्थिति होती है, तो ऐसे में परिहार की आवश्यकता होती है। जो 6वें नंबर का जो आता है वो होता है शत्रु शत्रु, अर्थात वर्ग के राशि का स्वामी और कन्या के राशि का स्वामी दोनों आपस में शत्रु हैं। तो ऐसी स्थिति में अति शत्रु स्थिति हो जाती है। यह तो अत्यंत भयंकर और कष्टप्रद स्थिति होती है। जैसे आप सूर्य और शनि की कल्पना कर सकते हैं। जैसे सूर्य की राशि है सिंह और शनि की राशि है कुंभ और मकर। तो ऐसी स्थिति में दोनों के स्वामी, मतलब सूर्य का भी शत्रु शनि है और शनि का शत्रु भी सूर्य है। तो ऐसी स्थिति में शत्रुता भाव होने के कारण ये अत्यंत दुष्ट माना जाता है, ये अत्यंत अशुभ फल प्रद माना जाता है और इससे गुण प्राप्त होते हैं 0 अर्थात 0, मतलब ये अत्यंत अशुभ स्थिति मानी जाती है। अंतिमवा जो होता है 7वां जो ग्रह मैत्री के भेद में जो 7 बताए गए हैं उनमें होता है शत्रु और सम का भेद और इसके गुण प्राप्त होते हैं आधे, जो आप चक्र में देख सकते हैं।
तो ऐसे में चंद्रमा और शनि के साथ यह स्थिति उत्पन्न होती है, क्योंकि चंद्रमा का तो कोई शत्रु है नहीं, लेकिन शनि का शत्रु कौन है? चंद्रमा, अर्थात शत्रु है और सम है। तो ऐसी स्थिति में हमें गुण प्राप्त होते हैं आधा। मतलब ये जो अंतिम के जो 3 हैं, मतलब मित्र शत्रु, शत्रु शत्रु और शत्रु सम, यदि ये तीनों आपकी जन्म कुंडली में इस हिसाब से बनते हुए दिखाई दे रहे हैं तो उसका परिहार करने की आवश्यकता है। और आचार्यों ने केवल 2 प्रकार के परिहारों को ही इसमें उपलब्ध बताया है। एक परिहार तो सभी आचार्यों ने उसको माना है, लेकिन जो दूसरा परिहार है वह कुछ आचार्य उसे मानते हैं और कुछ आचार्य कहते हैं कि इसे भकूट में इसको प्रयोग करना चाहिए। तो जो पहला सर्वमान्य परिहार होता है वह होता है कि यदि आपका भकूट शुद्ध है तो ग्रह मैत्री जनित दोष जो हैं वह समाप्त हो जाते हैं। कहा भी गया है मुहूर्त चिंतामणि में कि खेटा ऋत्वम नाशयत सद्भकूटम खेट प्रीतिश्चापि दुष्टम भकूटम, अर्थात यदि आपके ग्रह मैत्री में दोष है, मतलब वर और वधु के जन्म कुंडलियों में जो राशि के जो स्वामी हैं, राशि के जो स्वामी ग्रह हैं, उन दोनों में यदि मित्रता नहीं है, मतलब शत्रुता है या दोष हो रहा है या गुण कम प्राप्त हो रहे हैं, 0 गुण प्राप्त हो रहे हैं, आधा प्राप्त हो रहा है, 1 प्राप्त हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में यदि आपका भकूट शुद्ध है, जो भकूट हमारे 7वें नंबर का आता है, यदि वह शुद्ध है तो ऐसी स्थिति में जो ग्रह मैत्री जनित जो दोष उत्पन्न हुआ था, मतलब ग्रह के मैत्री नहीं होने पर जो दोष उत्पन्न हुआ था, वह दोष भकूट शुद्ध होने पर समाप्त हो जाएगा। भकूट 3 प्रकार के होते हैं, 9 पंचम, द्वादश और षष्टक। इसके अतिरिक्त कोई सा भी भकूट है, मतलब सम सप्तक का है, 2 8 का है, 3 9 का है, 4 10 का है, या 5 11 का या 6 12 का यदि संबंध बन रहा है वर और वधु के जन्म राशि से परस्पर, तो वह शुभ भकूट कहलाते हैं और ऐसी स्थिति में विवाह किया जा सकता है। एक उदाहरण से आप इसको समझने का प्रयास करेंगे। पहला जो सम सप्तक होता है, मतलब वर की राशि से कन्या की राशि 7वीं पड़े अथवा कन्या की राशि से वर की राशि 7वीं पड़े, तो इसे हम कहते हैं सम सप्तक भकूट, और यह शुद्ध माना जाता है, अति उत्तम माना जाता है। तो एक उदाहरण से समझे, जैसे मान लीजिए वर की राशि है कर्क और कन्या की राशि है मकर, मतलब उसका स्वामी कौन हुआ? शनि, और कर्क राशि का स्वामी हुआ चंद्रमा। मतलब चंद्रमा और शनि आपस में क्या है? सम और शत्रु वाला भाव है। मतलब चंद्रमा का सम कौन है? शनि, और शनि का शत्रु कौन है? चंद्रमा। तो ऐसी स्थिति में तो सम शत्रु भाव उत्पन्न होने के कारण 0 गुण प्राप्त हो रहा है। तो लेकिन यहाँ पर भकूट शुद्ध है, मतलब हम कर्क राशि से गणना करेंगे मकर राशि तक तो प्राप्त होगा 7। मतलब वर की राशि से कन्या की राशि 7वीं आ रही है और कन्या की राशि मकर से भी वर की राशि कर्क 7वीं आ रही है। तो ऐसी स्थिति में दुष्ट ग्रह की मैत्री होने के पश्चात भी, मतलब ग्रहों में आपस में शत्रुता होने के पश्चात भी भकूट शुद्ध होने के कारण वह मैत्री जनित जो दोष है, मतलब ग्रह के जो शत्रुता का जो दोष है, वह उसको समाप्त कर दे रहा है। कौन? भकूट। तो सबसे महत्वपूर्ण और एक ही प्राधान्य उपाय बताया गया है, एक ही केवल प्राधान्य परिहार बताया गया है कि ग्रह मैत्री यदि नहीं प्राप्त हो रही है, लेकिन जन्म कुंडली में यदि आपका भकूट शुद्ध है, तो वह ग्रह मैत्री न प्राप्त होने से जो दोष उत्पन्न होता है, मतलब ग्रह शत्रु का जो दोष उत्पन्न होता है, उसको वह समाप्त कर देता है। और यह अत्यंत प्रामाणिक परिहार भी बताया गया है, क्योंकि ग्रह मैत्री ही एक ऐसी वस्तु है या एक ऐसा तत्व है जो अष्टकूटों के अंतर्गत आता है। वह संपूर्ण आपके व्यवहार को नियंत्रित करता है, आपके संपूर्ण जीवन को नियंत्रित करता है। जैसे मान लीजिए 2 दोस्त हैं और ऐसी स्थिति में वो हमेशा सुख दुख में काम आते रहते हैं, तो ठीक उसी प्रकार से जो हमारा जीवन साथी है वह पूरे जीवन भर हमसे काम आने वाला है। वह एक प्रकार का जीवन साथी होने के नाते सुख दुख में हमेशा वो हमारे साथ खड़ा रहेगा। तो इसीलिए ग्रह मैत्री की अत्यंत आवश्यकता हो जाती है। ग्रह मैत्री यदि प्राप्त हो रही है तो इसका मतलब वर और वधु दोनों आपस में प्रेमपूर्ण जीवन व्यतीत करेंगे और उन दोनों का संबंध भी अच्छा रहेगा। लेकिन कई बार ऐसा देखा गया है कि ग्रह मैत्री नहीं होने के कारण विवाह संबंध में विच्छेद हो जाता है। मतलब ग्रह मैत्री नहीं है तो विवाह, ऐसे लोग आचार्य लोग निर्देश कर देते हैं कि विवाह नहीं करना चाहिए। लेकिन उसके 2 उपाय हैं। पहला उपाय मैंने बता दिया, यदि आपका भकूट शुद्ध है तो ग्रह मैत्री करने की कोई आवश्यकता नहीं है। दूसरा जो परिहार बताएगा, यह कुछ आचार्यों के
मत में इसको कहते हैं कि ये केवल भकूट पर ही प्रभावी हो सकता है, जो 7वें नंबर का जो भकूट होता है। और कुछ आचार्य कहते हैं कि इसे ग्रह मैत्री में भी इसको हम अप्लाई कर सकते हैं, ग्रह मैत्री में भी इसको लागू कर सकते हैं। तो कौन सा ऐसा दूसरा उपाय है? तो दूसरा उपाय में कहते हैं कि नवांश पतियों में यदि मित्रता है, जैसे मान लीजिए कि राशि स्वामियों में यदि मित्रता नहीं है, लेकिन उस राशि मतलब चंद्रमा जिस राशि में बैठा है, नवमांश कुंडली में भी यदि दोनों के नवमांश कुंडलियों में चंद्रमा जिस राशि में बैठा हुआ है, उन राशियों के स्वामियों में यदि मित्रता है, तो वह ग्रह मैत्री जनित मतलब ग्रह शत्रु जनित जो दोष है उन दोनों को वह समाप्त कर देता है, नवमांश स्वामियों में यदि मित्रता है तो यह कुछ आचार्यों ने इसको स्वीकार किया है परिहार के रूप में ग्रह मैत्री के संदर्भ में, और कुछ आचार्यों ने इसे भकूट के संदर्भ में इसको स्वीकार किया हुआ है। तो ये दोनों पद्धतियां प्रचलित है, लेकिन जो सर्वाधिक प्रचलित पद्धति यही है कि भकूट यदि आपका अशुद्ध है तो ग्रह मैत्री यदि नहीं प्राप्त हो रही है, ग्रहों में यदि दोष प्राप्त हो रहा है, ग्रहों में यदि शत्रुता प्राप्त हो रही है, तो उसको वह पूर्ण रूप से समर्थ है कि उसके दोष को वह समाप्त